जय हिंद मेरे जिगर के टुकड़ों, वेलकम टू एमजीएस डिफेंस एकेडमी। मैं हूं विनीत ठाकुर और मैं आज आपके लिए लाया हूं फिजिक्स की एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसा वीडियो जिसको पढ़ने के बाद आपके लिए हो जाएगा फिजिक्स आसान। और जो बच्चे आज इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एनडीए के पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में। आपको जैसा पता होगा कि एनडीए में पेपर 1 होता है जिसमें मैथ्स होता है बहुत ज़्यादा बढ़िया, जिसका जुगाड़ बता चुके हैं आपके मयंक सर। और पेपर 2 का जुगाड़ जिसमें पेपर 2 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश और साइंस पोर्शन, जिसमें कामायनी मैम ने आपको इंग्लिश का पूरा बढ़िया जुगाड़ बताया। और आज हम साइंस के बारे में बात करेंगे और साइंस में आपको पता है सबसे ज़्यादा बेहतर आता है क्वेश्चन किससे? फिजिक्स से आता है। तो फिजिक्स के बारे में आज बहुत तगड़े से हम लोग पढ़ने वाले हैं, पूरी स्ट्रेटेजी जानने वाले हैं, एक एक करके एक एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक से एनडीए क्वेश्चन पूछता है और कौन कौन से पर्टिकुलर कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ये हम जानने वाले बहुत ही बेहतर ढंग से, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं ये हम बाद में आपको बताएंगे। लेकिन क्योंकि अपने पास अभी बहुत ज्यादा समय है तो एक एक चैप्टर का बहुत बेहतर ढंग से एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बेटा, ये जो भी चीजें बनाई गई हैं ये 15 से 20 साल का पूरा एनालिसिस है। जितना पुराने टाइम से जो जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सारा बहुत ही बढ़िया ढंग से बैठ करके एनालिसिस किया गया है और कौन कौन से टॉपिक से कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सब बहुत बेहतर ढंग से देखा गया है। आपको इसके बाद मॉक टेस्ट के जो ये मॉक टेस्ट हमारा चल रहा है इसके बाद जब आपको मिलेगी तो आपको हम फिजिक्स का नोट्स प्रोवाइड कराएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, जिसके बाहर से अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो उसी दिन नाम बदल देंगे। ये याद रहे, ये वादा है हम लोगों का। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा यूनिट एंड डायमेंशन एक चैप्टर है जिससे एक क्वेश्चन एनडीए पूछता ही पूछता है। और किससे क्वेश्चन पूछता है जानते हो कहां से आता है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जैसे कि कैपिटल जी है, एप्सिलॉन नॉट है, म्यू नॉट है। ये जो इंपॉर्टेंट कांस्टेंट होते हैं फिजिक्स में, कैपिटल आर है, के है, इसके पूछ लेता है डायमेंशनल फॉर्मूले। और सबसे इंपॉर्टेंट बस पीछे की तरफ चले जाओ, सोनार, रडार, इको मेथड और लेजर मेथड, इन्हीं के एप्लीकेशंस में से कहीं से एक क्वेश्चन पूछ लेगा। और पारसेक हो गया, उसके बाद फिर लाइट ईयर हो गया, इनके बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेता है। इससे ज्यादा कोई भी चीज बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यहीं से ही आने वाला आपका क्वेश्चन। ओके, दूसरा आता है ये पूरा काइनेमेटिक्स एक पार्ट होता है जिससे एनडीए सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है वो काइनेमेटिक्स से आता है। चार क्वेश्चन काइनेमेटिक्स से आ जाता है, जिसमें से जैसे रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, 2 क्वेश्चन यहां से उठा लिया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, 1 क्वेश्चन यहां से उठा लिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन से मिला करके 1 क्वेश्चन उठा लिया। लेकिन आपको पॉइंट टू पॉइंट ध्यान किस पे ज्यादा देना? आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है रेक्टिलिनियर मोशन और प्रोजेक्टाइल पे। प्रोजेक्टाइल अगर आप कम भी पढ़ते हो तो काम चल जाएगा, लेकिन रेक्टिलिनियर पूरा पढ़ना है। और उसके ग्राफ वाला पोर्शन आपको पता होगा 2019 में 2 क्वेश्चन ग्राफ के आ गए थे। आप अगर पूरा पैटर्न देखोगे ना तो हर साल एक आध साल भले ही छोड़ दे, नहीं तो हर साल ग्राफ के 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है। आप पीछे जाकर के पलट के देख सकते हो, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन से लेकर के ये पूरा जो काइनेमेटिक्स का पोर्शन यहां से 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है और हमको हर हालत में इसको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे जो हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं ये फ्रिक्शन और वर्क पावर एंड एनर्जी। अभी जस्ट इसके पहले आपने जो एग्जाम दिया उसमें वर्क पावर और एनर्जी से एक क्वेश्चन आया था कि एक सेब है ऊपर से गिर रहा है तो उसकी जो एनर्जी है वो कैसे कैसे चेंज हो रही है, जमीन पे आती है तो कैसे चेंज होती है, इस बात को ध्यान में रखना। तो वर्क पावर एंड एनर्जी और फ्रिक्शन से क्वेश्चन आपको एक बार पूछा था कि अगर कोई बॉल है वो इंक्लाइंड प्लेन पे रखा गया है तो ये एंगल कितना हो कि बॉल सरक जाए नीचे, या एंगल कितना हो कि बॉल सरके ना। तो म्यू की वैल्यू tan थीटा से ज्यादा या tan थीटा से कम या tan थीटा के बराबर रख करके ये सारी चीजें हम सीखते हैं। अच्छा, वर्क पावर एनर्जी से बस खाली आपको एनर्जी बढ़िया से मेंटेन करना है यार। वर्क पावर और एनर्जी में इतना ज्यादा बवाल पूछता नहीं है। आप क्या करेंगे कि पावर पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, सारी चीजें बहुत भयंकर तरीके से पढ़ लिया और आया कुछ नहीं बहुत। तो इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस हमको क्या करना है, हमको पढ़ना ऐसे ऐसे टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछता, मतलब हमको सीधे सीधे वहां पे वार करना है जहां पे जाके चोट लगे। समझ में आई बात? ये नहीं कि यहां वहां से खूब तगड़े से पढ़ लिया, हुआ कुछ नहीं कि खिड़की पे देखा एक चांद का टुकड़ा और 3 घंटे से खड़े हैं कुछ भी ना उखड़ा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। तो उसके बाद आता है सर्कुलर मोशन में कुछ नहीं पढ़ना। सर्कुलर मोशन में आता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जिसमें यह बताया जाता है कि एक बाल्टी में पानी है, पानी भरा हुआ है और बाल्टी को मिनिमम कितने स्पीड से नचाएं कि बाल्टी जब ऊपर पहुंचे तो पानी नीचे ना गिरे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? या फिर हम जब किसी पुल से पार हो रहे हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी रखी जाए कि हमारी जो बाइक है या हमारा जो कार है वो हवा में ना आए, कितना नॉर्मल फोर्स उसको प्रोवाइड हो। इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। या फिर वो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के क्वेश्चन
पूछता है, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से पूरे पोर्शन से जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन हर बार नहीं पूछता, इसलिए हमने 1 से 2 बता रखा है। और रोटेशन में केवल आपको 2 टॉपिक पढ़ना। रोटेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर आप पढ़ने चाहोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, केवल पढ़ना है मोमेंट ऑफ फोर्स, एक F क्रॉस R वाला, और दूसरा आपको पढ़ना है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = mr स्क्वायर। पिछले साल देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक गोला है, एक सिलेंडर है, इन सब के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो वो सब मैं बहुत कायदे से आपको समझा दूंगा कि कैसे पढ़ना है और कितने दमदार तरीके से पढ़ना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यार हम लोग जब यहाँ से नीचे, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, जब यहाँ से थोड़ा नीचे जाओगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कितने क्वेश्चन आते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का मतलब पदार्थ के गुण होते हैं। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्थता, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव, उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन ऊष्मीय प्रसार। तो इन तीनों से ये जो टॉपिक है मैंने इसलिए मेन लिखा हुआ है क्योंकि इसके बाहर अपने को पढ़ना ही नहीं है भाई। और फ्लूइड है, फ्लूइड में आपको 3 चीजें ध्यान में देना है, बर्नौली थ्योरम, पास्कल और आर्किमिडीज थ्योरम, ये 3 चीज ध्यान देना। तो इतने टॉपिक से मिला करके एनडीए 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। ऐसे बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ जिन बच्चों के पास कम टाइम हो या जो फिजिक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड ना हो, अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन क्योंकि इस समय सब कोई पूरा भारत नल्ला बैठा हुआ है, तो आपको क्या करना है, पढ़ना ही है, ठीक है। करोगे क्या यार घर पे बैठे बैठे, तो पढ़ लोगे तो मजा ही आ जाएगा, बढ़िया रैंक आएगी। ऑल इंडिया रैंक जिसको कट ऑफ नहीं, जिसको रैंक चाहिए ना, तो उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान सुनना, अगर केवल पास होना एनडीए में जाना है तो ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ लेंगे, लेकिन अगर कट ऑफ नहीं, रैंक चाहिए ना, तो एक एक क्वेश्चन मैटर करेगा। जो यहां से पसीना वहां तक जाएगा वो मैटर करेगा आपको रैंक लाने के लिए, ठीक है बेटा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ग्रेविटेशन। अरे दादा, ग्रेविटेशन तो बहुत खतरनाक चैप्टर है यार, और ग्रेविटेशन इतना छोटा चैप्टर है कि बस एक बार आंख पलक झपकाया काम खत्म। ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आता है 2 या कभी कभी 3, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ग्रेविटेशन से क्वेश्चन कहां से आता है, तो वेरिएशन ऑफ जी, मतलब जी के मान में जो परिवर्तन होता है उसकी वजह से क्वेश्चन आता है। तो देखो जी के मान में परिवर्तन कैसे कैसे, ड्यू टू डेप्थ मतलब गहराई पे जाने पे, ड्यू टू हाइट मतलब ऊंचाई पे जाने पे, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी के घूमने के, एंड ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी जो है वो गोलाकार तो है नहीं, अंडाकार है, तो अंडाकार होने की वजह से भी जी के मान में परिवर्तन और 4 कारणों से है। उसके अलावा आपको पढ़ना है एस्केप वेलोसिटी, मतलब कि एस्केप वेलोसिटी जानते हो, कितनी वेलोसिटी से फेंकें कि जो पार्टिकल वो पलायन कर जाए वापस, दोबारा फिर ग्रेविटी में वापस लौट के ना आए, तो ये पढ़ लेना है एस्केप वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी थोड़ा बहुत आता है, नहीं तो कैपलर्स लॉ आता है, तो कैपलर्स के 3 नियम है, वो तीनों हमको पढ़ लेना बस, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद आता है वेव वाला पोर्शन। वेव वाले पोर्शन में कहीं कहीं हमने देखा भी है और बहुत सारे आप लोगों को मिल भी जाएंगे कि पूरा का पूरा वेव पढ़ा दिए, एकदम नाचे हुए हैं, छटपटा रहे हैं उसी में, लेकिन इतना कुछ नहीं करने की जरूरत है यार। अरे उतना ही पढ़ो जितना कि आ रहा है। तो आपको वेव में पूरे में पढ़ना केवल क्या, केवल पढ़ना साउंड वेव, और साउंड वेव में भी ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। साउंड वेव में ध्यान देना है कि वेलोसिटी ऑफ वेव इन वेरियस मीडियम्स एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी ऑफ वेव। जैसे किसका किसका इफेक्ट, टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का। उसके अलावा आपको डॉपलर इफेक्ट पढ़ना है। डॉपलर इफेक्ट क्या है, जब साउंड सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस बढ़ता और घटता तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आता। बस इतना पढ़ना है आपको, यहां से मिल जाएगा 1 से 2 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इसी में है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मैं ट्रिक बता दूंगा आपको कि राहुल मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन, तो जिसका नाम राहुल है उसके लिए सॉरी। तो ये तो अपने पास एक ट्रिक है याद करने के लिए, तो मैं बता दूंगा। कभी कभी EMW से क्वेश्चन आता है और कभी कभी नहीं आता, इसलिए यहां पे लिखा गया 1 से 2, लेकिन साउंड वेव से क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए आप ध्यान में रखें। इसको छोटा चैप्टर है और आपको मैक्सिमम 30 मिनट लगेंगे पूरे साउंड वेव को रिवाइज करने में, ठीक है ना। तो अब बात करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 13 एंड 14। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ये पूरा जो पोर्शन है ना, ये इसको कहते हैं इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर एनडीए। इस पूरे पोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन आता है। अब 2 से 3 क्वेश्चन कहां से आता है पहले इसके बारे में ध्यान समझो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसे बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि सर कैसे पढ़ेंगे और कितना पढ़ेंगे, तो बेटा याद रखना कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मां कसम, अगर चाहते हो एनडीए में सिलेक्शन तो अपना पसीना बहाओ, पसीना यहां से निकले और यहां तक पहुंचे। समझ में आ रही बात?
ऐसे लोग बहुत पढ़े हुए हैं, बहुत से गरीब बच्चे पढ़े हुए हैं जो रात दिन एक करके पढ़ते हैं और तब जाके सिलेक्शन लेते हैं। समझ में आ रही बातें? और तब जाके सक्सेस का मजा भी आता है हमको। तो समझो मेरी बात ध्यान से, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ के क्वेश्चन अभी जस्ट जो रिसेंटली जो एनडीए का एग्जाम हुआ उसमें करंट ओम्स लॉ का क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ R इज द रेशियो ऑफ V एंड I। तो इस बात को ध्यान में रखना कि ओम्स लॉ के क्वेश्चंस आते हैं, लिमिटेशंस के क्वेश्चन आते हैं कि यार ओम्स लॉ कौन कौन सी चीजें फॉलो नहीं करती। तो आपको हम बता दें कि गैलियम है, आर्सेनिक है, गैलियम फॉस्फाइड वगैरह जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं मतलब कि एसिड, बेस और सॉल्ट ये भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना। दूसरा आता है रेजिस्टेंस से क्वेश्चन। रेजिस्टेंस मतलब अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, किसी सेमीकंडक्टर का है और किसी इलेक्ट्रोलाइट है, तो टेंपरेचर बढ़ाने पे कैसे रेजिस्टेंस चेंज होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। समझ में आई बात? उसके बाद मैग्नेट में क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे कैसे, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, उसके बाद फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। समझ में आई बात? राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, मतलब जहां जहां से हमको डायरेक्शन पता चलता है वो चीजें आपको ध्यान में रखना। उसके अलावा फिर आपको यह ध्यान में रखना है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मतलब कि मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचता है, तो उसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है, कब स्ट्रेट लाइन होता है, कब सर्कुलर पाथ होता है, और कब हेलिक्स कब बनाता है। उसके अलावा आपको पढ़ना है साइक्लोट्रॉन। समझ में आ रही बातें? इतना आपको पढ़ना है पूरे से। और EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आपको क्या पढ़ना है, बस वही सारी चीजें। सबसे पहले तो एक और है इलेक्ट्रिक मोटर, पिछले में पढ़ना था, ऐसे इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक जनरेटर, मतलब DC और AC दोनों के। समझ में आई बात? उसके बाद फिर आपको और इस पूरे पोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन आता हर हालत में आएगा, और बाहर से हमको कुछ नहीं पढ़ना। जितने टॉपिक का मैं नाम ले रहा हूं अगर वही उतना पढ़ लो और ना आए उतना क्वेश्चन, वहां से क्वेश्चन ना आए उसी दिन पढ़ाना छोड़ देंगे यार। समझ में आई बात? दूसरा है फिर आता है उसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। जब हम हीट का चैप्टर यूट्यूब पे लेके आएंगे ना तो गर्मी बढ़ जाएगी यूट्यूब पे, इस बात को ध्यान में रखना। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये दोनों चैप्टर जो हैं यार बड़े ही मजेदार चैप्टर हैं। कहते हैं ना कि पढ़ाने में गर्मी बढ़ जाएगी, जो मैंने कहा वास्तव में बहुत मजेदार चैप्टर है। जब हम पढ़ाएंगे तो आपको एक मिर्च मसाला ऐसे मिलेगा कि मजा ही आ जाएगा एकदम। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन कहां से आता है? हीट में अभी देखो, अभी जस्ट रिसेंटली जो क्वेश्चन आया है उसमें आया है क्वेश्चन, यार जानते हो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना था और केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करने टाइप का, मतलब कि आपको टेम्परेचर स्केल का क्वेश्चन आया था और 318 केल्विन उसका आंसर है, आप देख सकते हो उसमें जाकर के। तो यहां से क्वेश्चन आता है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे ना तो स्टीफेंस लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे लगभग 7 बार क्वेश्चन आ चुका है, 7 से 8 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इस बात को ध्यान में रखना कि आपको वो सारी चीजें पढ़ना है, ठीक है ना। और थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ना है? थर्मोडायनेमिक्स में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर। ये टॉपिक है, इसके बाहर से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। समझ में आई बात? ओके। केटीजी में क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैसेस पढ़ना है, चार्ल्स लॉ, बायस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ और गेलुसाक लॉ, और बस इसके अलावा कुछ नहीं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, बस खत्म। इंटरनल एनर्जी तो उसी में आ गया। इतने टॉपिक का, जितने टॉपिक का हमने नाम बता दिया, उस टॉपिक के बाहर से अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो तुरंत हम क्या बदल देंगे? अपना नाम बदल देंगे, मुंह से हटवा लेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना कि ये जो चैप्टर से यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आता है और फिक्स है, ठीक है बेटा। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आता है बात प्रकाश की, लाइट की। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं कम, लेकिन रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं ज्यादा। और कहां से क्वेश्चन आते हैं? देखो एक टॉपिक तो मैं ऐसा बता दूंगा जिससे हर साल क्वेश्चन आता है और कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो वो क्वेश्चन को बदल पाए, वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप से मैग्निफिकेशन के क्वेश्चन आते ही हैं, हर साल आते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके अलावा कौन कौन सा आपको पढ़ना? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। प्रॉपर्टीज बहुत सारे हैं तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस और मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव एंड कॉनकेव मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसको कहते हैं, एंड प्रिज्म के छोटे छोटे, मतलब क्या
विबग्योर वगैरह पे आधारित क्वेश्चन। उसके बाद आपको पढ़ना है रेनबो। रेनबो दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो, तो ये दोनों पढ़ना है आपको बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। टीआईआर के एप्लीकेशंस में आपको पता होगा ना कि रेत में बहुत दूर से देखोगे तो पानी दिख रहा होता है, या फिर क्या नाम है, ग्लूमिंग जिसको कहते हैं, या फिर आपको ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बताया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो वहां से पूछ रहा होता। बस यहां से तो ये हो गया खत्म, अब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया खत्म। उसके बाद आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में इतने सारे पार्ट हमने लिखे हुए, इसमें बहुत सारी हैं, मतलब पूरा मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने में, अगर आप 12th में पढ़े हुए मॉडर्न फिजिक्स, तो पूरा मॉडर्न फिजिक्स 1 महीने 10 दिन का होता था। अब पूरा मॉडर्न फिजिक्स 1 महीने 10 दिन का होता था, लेकिन अपने को उसमें पढ़ना क्या है, देखो मेन टॉपिक मैं बता रहा हूं कि मॉडर्न फिजिक्स में मेन क्या पढ़ना। वैसे तो पूरे मॉडर्न फिजिक्स से पहले आता था 1 क्वेश्चन, फिर कुछ दिन के बाद आने लगा 2 क्वेश्चन। अभी मैंने 2 क्वेश्चन लिखा, लेकिन आप ये मान के चलो कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछ लेता, इसलिए 2 से 3 मान के चलना। लेकिन कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है अपने को, तो समझो आपको पढ़ना है अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। ये जो लिखा हुआ है तो देख ही रहे हो, मैं इनके से मेन टॉपिक बता रहा हूं। आपको पढ़ना अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, दूसरा आपको पढ़ना अल्फा बीटा गामा रेस के बारे में, तीसरा आपको पढ़ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, चौथा आपको पढ़ना डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में, और पांचवा आपको पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। उसके बाद सेमीकंडक्टर एक छोटा सा चैप्टर, उसमें आपको पढ़ना है एनपीएन डायोड के बारे में, मतलब कि पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ना। उसमें क्या पढ़ना, लाइट इमिटिंग डायोड पढ़ना है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फोटो डायोड भी उसी में आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही आ गया। उसके अलावा आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है लॉजिक गेट्स का। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, मतलब कि अगर पिछले 15 साल का एनालिसिस करोगे तो आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे बस। तो मुझे नहीं लगता, अगर बहुत जरूरी है आपके लिए तो पढ़ लेना, अगर टाइम है तो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से लाइमन बामर पास्चन और ये फुंड ब्रैकेट, यहां से क्वेश्चन पूछता बस, और कुछ नहीं। समझ में आई बात। तो ये रहा बेटा आज की स्ट्रेटेजी और प्लान। बेटा अब हम लोग आपके लिए बहुत दिल से मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिल से वीडियोस बना रहे हैं। लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी लगातार वीडियोस पे वीडियोस और स्ट्रेटेजी आपको दी जा रही है। तो बस हम भी चाहते हैं कि जितना हम सपोर्ट कर रहे हैं आपको, आप भी उतना ही सपोर्ट करें। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर वीडियो पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप हमको कॉमेंट सेक्शन में जाके बताइए, और हम लगातार दिन रात ऐसे ही मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। एक बात याद रखना बेटा, कि जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सफलता नहीं मिल पाएगी। और इस बात को मैं, हालांकि बहुत सारे मोटिवेशन वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना कि पूरी दुनिया सोती रहती है, फिर भी सूरज उगता है। तो यहीं से अंदाजा लगाओ कि आपको मेहनत करना है और लॉकडाउन का फायदा उठाना है। और एमजीएस डिफेंस एकेडमी आपके लिए पूरी तरह दिल से समर्पित है, और हम लोग पूरे जान से आपके लिए लगातार वीडियोस लाएंगे, और दिल मिलकर काम करेंगे यार, मिलकर काम करेंगे, और एकदम कसम महाकाल की आग लगा देंगे पूरे यूट्यूब पे। इस बात को ध्यान में रखना। तो बेटा मैं हूं विनीत ठाकुर, और मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं फिर से आपसे ये बात फिर से कहना चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में जाके बता देना। बस मैं यहीं से विदा लेता हूं। जय हिंद।